सुमित्रा देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा रघु, छोटा बेटा अनिल। सुमित्रा अपने बड़े बेटे रघु की शादी गरीब घर की अंकिता से कर देती है, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी और बहू के ससुराल से दहेज न लाने पर सुमित्रा देवी उससे और चिढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन अंकिता बाजार जाती है और सास के लिए एक चप्पल लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए, देखिए मैं आपके लिए सुंदर सी चप्पल लेकर आई हूँ। मुझे ये सेल में मिल गई थी, पूरे 80 रुपए में है, अच्छी है ना? इतनी घटिया चप्पल तू ही मुझे पहना सकती है, गरीब कहीं की। लाई भी है तो ये लाई है मेरे लिए। अरे अपने माँ बाप से दहेज में सोना चांदी क्यों नहीं लेकर आई? ना एक के जोड़े कपड़े रखवाए, ना एक अंगूठी धरी, गरीब कहीं की। चली जा मनहूस मेरे सामने से। माँ जी, आपकी चप्पल खराब हो गई थी, इसीलिए मैं ये लेकर आई थी। और आप तो जानती हैं मेरे माता पिता कितने गरीब थे, उनसे जो बन सकता था उन्होंने मेरी शादी में दिया, फिर किस बात की कमी रह गई अब? चुप रहे, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। आई बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। अरे मेरे करम फूट गए थे जो मैंने इतने गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, पर अब अपने छोटे बेटे की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करवाऊंगी। कम से कम दहेज में हीरे जेवरात एसी तो लाएगी। और ये जो चप्पल आई है ना, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी पुरानी चप्पल ही पहन लूं। सुमित्रा अपनी बड़ी बहू को इस कदर ताना देती है कि अंकिता की आंखों में आंसू बह जाते हैं और दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। वो सुमित्रा अपने छोटे बेटे अनिल के लिए पंडित जी से कहकर एक अमीर घराने की लड़की ढूंढ लेती है, जिसका नाम मोहिनी होता है। और फिर 1 महीने के भीतर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। दुल्हा दुल्हन दरवाजे पर खड़े थे। अरे मेरी प्यारी बहू आ गई। ए नासपीटी, जाकर आरती की थाली लेकर आ, मुझे अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करना है। जी माँ जी। फिर अंकिता आरती की थाली ले आती है और सुमित्रा अपनी नई बहू की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन नई बहू खूब महंगी बनारसी साड़ी में तैयार हो जाती है और सास के पैर छूती है। अरे वाह मेरी बहू, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। सबसे ज्यादा तेरी साड़ी और तेरे गहने तो और भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मुझे इन सब चीजों का बहुत शौक था बचपन से, और अब जब शादी हो गई है तो मैं चाहती हूँ बन ठन कर ऐसे रहूं। बनारसी साड़ी तो मुझे काफी पसंद है। जानती हैं आप, ये एक बनारसी साड़ी कितने की है? पूरे 40,000 की। इसके एक एक धागे पर काम है। अरे मोरी मैया, इतनी महंगी साड़ी, वो भी एक। इस 40,000 में तो मैं 40 साड़ी ले आती। क्लास है माँ जी, क्लास है मेरा। अरे देवरानी जी, आपकी बनारसी साड़ी तो काफी सुंदर है और महंगी लग रही है। आप आएंगे नहीं रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए? माँ जी, इतने अमीर घर से आई हूँ, अब यहाँ आकर इतने जेवर पहनकर मैं ये बावर्ची का काम करूँगी क्या? अगर मेरी महंगी बनारसी साड़ी खराब हो गई तो? नहीं नहीं मेरी बहू, ये सब करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। ए नासपीटी, करम जली, मेरी अमीर बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी। जाकर रसोई में काम खुद ही संभाल, समझी? मोहिनी और सुमित्रा अंकिता की बहुत बेइज्जती कर देती हैं, जिसे वो रोते हुए रसोई में काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मोहिनी रोज रोज महंगी बनारसी साड़ियाँ पहना करती थी, जिस वजह से वो अक्सर घमंड में रहती थी और अंकिता की गरीब साड़ी देखकर बेइज्जती करती थी तो कभी मजाक उड़ाती थी। मोहिनी कभी अपनी बनारसी साड़ी में घर से बाहर निकलती थी तो आस पड़ोस के लोग उसे देखते ही रह जाते थे। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन रेवती सुमित्रा के पास आती है। अरे कैसी है सुमित्रा? मैं ठीक हूँ, तू बता। बस मैं भी बढ़िया हूँ। मेरे बेटे की शादी की सालगिरह है तो तेरे परिवार को इनवाइट करने आई थी। सब टाइम से परसों आ जाना। ठीक है, आ जाएंगे। अरे मोहिनी बहू, आज भी तूने काफी महंगी साड़ी पहनी है, कहाँ से लाती है ऐसे तू? क्या बताऊँ आंटी, खास बनारस से आती है, वो भी मैं ऑर्डर पर बनवाती हूँ। सही है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर परसों घर के सभी लोग रेवती के इनविटेशन पर उसके घर जा रहे थे तो गरीब जेठानी देवरानी के पास जाकर कहती है, देवरानी जी आप तो तैयार हो गई और आपके पास बहुत सारी बनारसी साड़ियाँ हैं। मुझे एक साड़ी दे दीजिए जो मैं आज पार्टी में पहन जाऊँ। वो क्या है ना, मेरे पास है नहीं। आई नो, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो इतनी महंगी साड़ी कहाँ से लाएंगी, और आपकी कोई औकात नहीं है जो मेरी 30-40 हज़ार की बनारसी साड़ियों को पहने। इसीलिए मैं आप जैसे गरीब को अपनी बनारसी साड़ी बिल्कुल नहीं दूंगी, पुरानी भी नहीं। और आपको वहाँ पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इंसल्ट हो गई तो? बस देवरानी जी, बस कीजिए। और आप कितना मुझे सुनाएंगी? बेचारी जेठानी जी को बुरा लग गया। अब गरीब हो तो यही सुनने को मिलेगा। अरे क्या हुआ मोहिनी बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू चल,
इसको साथ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंकिता, तू घर का ख्याल रख। फिर सास बहू अंकिता को घर पर छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। एक दिन बाद अंकिता सब्जी लेने मार्केट जाती है तो उसकी चमचमाती बनारसी साड़ी पर नजर पड़ती है, जो कि 1 लाख रुपए की थी। फिर वो वापस आ जाती है और सास से कहती है, माँ जी, आपको पता है मैंने बहुत महंगी साड़ी देखी आज। देवरानी जी को देखकर मुझे भी बनारसी साड़ी पहनने का मन करता है। माँ जी, आप मुझे एक सस्ती सी बनारसी ही दिला दीजिए, मैंने कब से साड़ी नहीं खरीदी। अच्छा, तेरी शक्ल ऐसी है ना कि तुझ पर सस्ती बनारसी भी अच्छी नहीं लगेगी, समझी? तो ज़्यादा हवा में अपने पंख मत फैला, धरती पर रहे। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे नई बनारसी साड़ी खरीदने की। हर बार की तरह इस बार भी सुमित्रा अंकिता की आंखों में आंसू ले आती है। वक्त गुजरता है। एक शाम दोनों सास बहू शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो अंकिता से कहती है, सुन नास पीटी, घर का ख्याल रखना, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। माँ जी, आप इसे घर पर ही छोड़कर क्यों जा रही हैं? ऐसा कीजिए, इसे भी ले चलते हैं, हमारा सामान पकड़ लेगी और 2-4 सब्जी भी खरीदनी है ना। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। चल नास पीटी, हमारे साथ। जी माँ जी। फिर अंकिता भी उनके साथ चलती है, जिससे उसे थोड़ी खुशी मिलती है। माँ जी, ये देखिए, ये हार कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बहू, अच्छा लग रहा है। चलिए क्या सुनार की दुकान पर, तुझे तो पहले और बनारसी नई साड़ी देखनी है ना। हाँ माँ जी, आज मैं आपको भी एक महंगी सी बनारसी साड़ी दिलाऊंगी। ये महंगी महंगी बनारसी साड़ी देखकर तो मेरा भी लेने का मन कर रहा है, पर क्या करूं, मेरे पति सारे पैसे माँ जी को ही दे देते हैं। मेरी किस्मत में ही नहीं है ये साड़ी पहनना। अरे, ट्रक आ रहा है। माँ जी हटिए, देवरानी जी, ट्रक आ रहा है, हट जाइए, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अंकिता आते हुए ट्रक से बातों में लगे हुए अपनी सास और देवरानी को साइड करती है, जिससे वो दोनों तो बच जाती हैं, पर अंकिता की सर और हाथ में चोट लग जाती है। जेठानी जी, ये क्या हुआ? माँ जी, इनके तो बहुत सारा खून बह रहा है। हमें बचाने के चक्कर में बहू खुद हादसे का शिकार हो गई। बहू जल्दी चल, हॉस्पिटल ले चलते हैं इसे। फिर मोहिनी टैक्सी रोककर अंकिता को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ देर बाद अंकिता को होश आता है। बहू तो ठीक तो है ना? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? इसके बावजूद भी कि हम दोनों तुझे कितना टॉर्चर करते हैं, मैंने तो तुझे बहुत कुछ शुरू से ही बोला है। हाँ जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके साथ ये सब किया, फिर भी आपने हमारी जान बचाई, सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, जो हो गया उसे जाने दीजिए, और मैं हर बात को अपने दिल पर नहीं लगाती। आप दोनों को उस ट्रक से नीचे आने थोड़ी देती। माफी की कोई बात नहीं, अब हम सब एक नई सिरे से शुरुआत करेंगे। हाँ जेठानी जी, और अब ये मेरी सारी बनारसी साड़ियों पर आपका हक है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, और मैं आपको नई साड़ी भी दिलवाऊंगी। फिर 2 दिन में अंकिता ठीक हो जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू अंकिता को नई बनारसी साड़ी दिलाते हैं, और अंकिता का बनारसी साड़ी पहनने का सपना पूरा हो जाता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इशिता और अवनी हाथों में बुक्स लिए कॉलेज में एंटर करती हैं तो उन्हें पहली नजर देखकर मोहित और पंकज का दिल धड़कने लगता है। हाय मोहित, देख तो यार, वो लड़की कितनी सुंदर है। अरे भैया, मैं तो अपनी वाली को देख रहा हूँ, उसके गुलाबी होठ, लाल गाल, बड़ी बड़ी आंखें। अरे इशिता, अवनी, तुम? और बताओ कैसी हो? तुमने अपना कॉलेज यहाँ ट्रांसफर करवा लिया क्या? चलो मेरी क्लास में चलो। ओके, बट पहले अपना कॉलेज तो दिखा दो। ओह, तो इनका नाम इशिता और अवनी है, 2nd ईयर, ये तो हमारी क्लास में है। हाँ भैया। फिर साक्षी उन्हें कॉलेज दिखाती है और उनके पीछे पीछे दोनों भाई चलने लगते हैं। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, दोनों भाई उन दोनों बहनों को ही ताड़ते रहते थे। ये बात वो नोटिस कर लेती हैं, और एक दिन कॉलेज में कुछ ग्रुप डांसिंग और सिंगिंग कर रहे थे, तभी उनका दोस्त माहिर कहता है, ओके पंकज, मोहित, तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, अब बारी तुम दोनों की। और ये तो पूरा कॉलेज जानता है कि तुम दोनों भाई कितने अच्छे सिंगिंग करते हो, तो बस चालू हो जाओ और पकड़ो अपना गिटार। अब तो इतना कह रहा है तो मैं कर ही देता हूँ, चलो भैया। ओके, बट ये सॉन्ग हम किसी समवन स्पेशल को डेडिकेट करना चाहते हैं। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलकर आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ अभी जा, ओ जाने
जान दोनों जहां मेरी बाहों में आ जा ला ला बेबी आई लव यू बेबी आई लव यू। सभी लोग उनका गाना सुनकर तालियां बजाते हैं। वहीं दोनों बहनें भी गाने को सुनकर शर्मा जाती हैं। अवनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये गाना इन्होंने हमारे लिए गाया है? हाँ दीदी, मुझे भी यही लग रहा है और वो हमें देख भी रहे हैं। आई थिंक दे बोथ लाइक अस। चल यहाँ से चलते हैं। फिर दोनों बहनें आगे जाती हैं तो पंकज और मोहित उनका पीछा करते हैं। दीदी, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तू चल अवनी, हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना। तू जानती है ना हमारा एम क्या है, और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। यार ये तो हमको देखकर और तेज चल रही हैं। भैया आगे पानी है, कहीं गिर गई तो हमें रोकना होगा। जल्दी चल अवनी यहाँ से। दोनों बहनें जल्दी चलने लगती हैं और पानी की तरफ देखती ही नहीं है। दोनों फिसलती हैं। इतने में दोनों भाई उनका हाथ पकड़कर उन्हें बचा लेते हैं। आप ठीक तो है ना? पानी में इतनी जल्दी क्यों चल रही थी? हम ठीक हैं, पर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? बात करनी थी। हाँ, हम जानते हैं आपने हमारा गाना सुना। आप भी पसंद करती हैं ना? अच्छा, सारी बात हवा में लटका कर ही करोगे क्या? गाइस, अगर तुम्हें बात करनी है तो कैंटीन चलते हैं। ओके। फिर चारों कॉलेज कैंटीन जाकर बातें करते हैं। सो तुम दोनों हम दोनों से लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार करते हो? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं, मंडप तक 7 फेरे 7 जन्म वाला प्यार करते हैं। एंड वी नो आप दोनों भी पसंद करते हैं, और नहीं तो हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ साथ। एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। गाइस, तुम दोनों बहुत जल्दी कर रहे हो, बट ओके, एक चांस तो बनता है। हाँ अवनी और पंकज मोहित, एक बात कहनी थी कि हम दोनों बहनें 3-4 साल तक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, तो शादी नहीं कर सकते जब तक। कोई बात नहीं, हम भी स्टडी पर ही ध्यान देंगे, पर साथ तो रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। ओके, तो कल डेट पर चले हम दोनों? हाँ चलो चलो। और इस तरह उन चारों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अगले दिन चारों डेट पर जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, मूवी ले जाते हैं, और इस तरह स्टडी भी खत्म हो जाती है। चारों एक दूसरे को करीब से जान लेते हैं और अपने घर में शादी की बात करते हैं, जहाँ चारों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। और शादी से एक दिन पहले नाइट में इशिता पंकज से बात करती है। पंकज, आई कांट बिलीव कि हमारी कोई शादी होने वाली है। इतना समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज भी तुम्हारा वो गाना ना मेरे लिए बहुत फेवरेट है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। देखा बेटा, मेरा जादू ऐसा चला कि कल हमारी शादी होने वाली है। आई लव यू एंड आई मिस यू इशिता। आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू पंकज। अगले दिन चारों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों नई नवेली दुल्हन की तरह लाल साड़ी में आती हैं और रसोई में नाश्ता बनाती हैं। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू ने क्या बनाया है, बहुत सुंदर लग रही हो। तू नजर ना लगे। माँ जी, हमने गाजर का हलवा, पूरी और चाय नाश्ते में बेसन के चीले। हाँ माँ जी। अरे बहू, देख तो दरवाजे पर कौन आया है सुबह सुबह। माँ जी मैं जाती हूँ। तभी पोस्टमैन उसे एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर इशिता खुशी से फूले नहीं समाती है। ओ माय गॉड, हमारा सपना पूरा होने वाला है। अब हम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे सबको खुशखबरी देनी होगी। इशिता और अवनी घर में सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने आर्मी ज्वाइन करने वाली बात बताती हैं, जिस बात से सास सुमन आपत्ति जताती है। ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? मुझे तो बताया नहीं कि तुम दोनों फौजी बनने वाली हो। हाँ, अवनी और भाभी आप भी। आप दोनों ने हमें इतने सालों से क्यों नहीं बताया कि आप इस चीज की तैयारी कर रही हैं? हम बताते तो शायद आप मानते नहीं, और फिर हम भूल गए, और हमारा ये ज्वाइनिंग लेटर आ गया। हमें जाना होगा। हाँ माँ जी, पापा जी, पंकज, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपकी दोनों बहुओं को देश के प्रति कुछ करने का मौका मिल रहा है। हमारा सपना साकार होने जा रहा है। हम फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करेंगे। प्लीज माँ जी, समझिए ना। पर बहू, तुम्हारी तो कल ही शादी हुई है और आज तुम दोनों जा रही हो। कहीं कुछ हो गया? पापा जी, आपको गर्व होना चाहिए हम पर। देश के लिए अगर अपनी जान भी देना पड़े तो आपको फक्र होना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं हमारी कल ही शादी हुई है, पर हम जल्दी लौटेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम फौजी पत्नियों के पति हैं। विजयी भवा मेरी दोनों बहू को, जाओ और जंग जीत कर आना। फिर घर वाले दोनों बहू की बात से राजी हो जाते हैं। फिर दोनों बहू अपने फौजी वर्दी में तैयार हो जाती हैं और सास उनके सर पर तिलक करके उन्हें विदा कर देती है, जहां दोनों अपने कैप्टन ऋषभ बत्रा से मिलती हैं। वो उन्हें कुछ दिन और ट्रेनिंग देते हैं खुफिया चीज़ों की, जहां दोनों बॉर्डर पर अपने फौजी साथियों के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाती हैं। एक मिशन खत्म करते हैं, दूसरा मिशन आ जाता है। दीदी,
हम इस दूसरे मिशन से जिंदा वापस लौट कर तो जाएंगे ना। मुझे मोहित की बहुत याद आ रही है। मुझे भी पंकज की बहुत याद आ रही है, पर अभी हमें अपने मिशन पर फोकस करना है। हम घर वापस जरूर जाएंगे। वहीं दूसरे मिशन में दोनों बहनें 6 महीने तक सरहद पर जंग लड़ती हैं और 15 अगस्त पर उन्हें घर जाने का मौका मिलता है। मुझे तुम दोनों पर बहुत प्राउड है कि अपनी शादी के अगले दिन ही आकर तुम नौजवान की तरह बिना खौफ के सरहद पर लड़ी। पर अब तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी को मौका देना चाहिए और मैं 15 अगस्त के मौके पर तुम्हें भेज रहा हूँ। एंजॉय। थैंक यू सर। जय हिंद। फिर दोनों बहनें ट्रेन में बैठकर ससुराल के लिए रवाना हो जाती हैं और कुछ ही देर में अचानक से छुपकर घर में आती हैं, जहां वो देखती हैं सास ससुर उनके पति नई नवेली 2 लड़की के साथ बैठे हैं। पंकज, माँ जी, पापा जी, ये सब क्या है? कौन है ये? देख रही हैं दीदी आप, इन्होंने हमारे जाते ही शादी कर ली होगी। हमारा इंतजार नहीं कर सकते थे तुम मोहित? और जेठ जी आप भी? हम दोनों बहनों को इतना बड़ा धोखा दिया। जी पंकज, हम देश की रक्षा करने के लिए क्या चले गए और आप सबने हम फौजी बहुओं के पीठ पीछे ये किया। अब हम आप सबको छोड़ेंगे नहीं। अवनी मोहित की कॉलर पकड़कर उससे सवाल करती है। घर वाले एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसने लगते हैं। तुम दोनों गलत समझ रही हो। हाँ बहू, ये दोनों मेरे बेटे की बहनें हैं जो दूर से आई हैं। तुम्हारे पापा के छोटे भाई की बेटियां हैं। हाँ बहू। आप दोनों को क्या लगा हमारी पत्नियां देश की सेवा करने के लिए गई हैं और हम पीछे से आप दोनों को धोखा देंगे? अरे बिल्कुल नहीं। हाँ ये भाभी, कैसी हैं आप? सच आप सब प्रैंक कर रहे थे? यहाँ हमारी जान निकल गई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। इसी बात पर जश्न तो बनता है। जी माँ जी। इस तरह दोनों बहू अपने पतियों के गले लगती हैं और सास ससुर के पैर छूती हैं। फिर उनके घर पर जीत का जश्न मनाया जाता है और पूरा परिवार 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं और खुशी खुशी पतंगबाजी करते हैं।